नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में, आपको बता दें कि वो पहुंची थी और वहां पर नोएडा और पूर्वी दिल्ली को लेकर बातचीत उन्होंने की। तो दिल्ली में 2 नए स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। कोंडली क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो नोएडा और पूर्वी दिल्ली की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेखा गुप्ता के इस कदम को देखा जा रहा है। लाखों यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को यह स्लिप रोड ब्रिज समर्पित किया है। दिल्ली में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में 2 नए 2 लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है और गाजीपुर ड्रेन और हिंडन कैनाल पर बने ये पुल क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन पुलों के शुरू होने से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर, नोएडा और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। नए मार्ग से मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और यात्रा का समय भी कम होगा। तो उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, जाम कम करना और नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी, जिसे आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद पूरा कर जनता को समर्पित किया गया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को देखते हुए नोएडा दिल्ली सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने 14 अगस्त रात 10 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्त होने तक दिल्ली जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों और यात्री बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज, परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे समेत सभी प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से सीमाओं पर निगरानी कर रही हैं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। यातायात पुलिस ने लोगों से एडवाइजरी का प्लान करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। और बसों की नो एंट्री लागू कर दी गई है। कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और उसी लिहाज से सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सघन चेकिंग अभियान भी यहां पर चलाया जा रहा है। कई प्रमुख मार्गों का रूट डाइवर्ट किया गया है। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता हालांकि यहां पर दी जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए तो भारी जो मालवाहक वाहन है उनकी नो एंट्री यहां पर रहेगी। क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही है? किस तरह के सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि स्वतंत्र दिवस समारोह को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए नोएडा दिल्ली सीमाओं पर सघन अभियान चेकिंग जो है वो शुरू किया गया है। यातायात पुलिस ने 14 अगस्त रात 10 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्त होने तक दिल्ली जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों और यात्री बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत किला, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज, परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे समेत सभी प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्जन लागू किया गया है। पुलिस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से सीमाओं पर निगरानी रख रही है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। यातायात पुलिस ने लोगों से एडवाइजरी का पालन करने का और विकल्प मार्गों पर उपयोग करने की अपील भी की है। कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम वो इंतजाम किए गए हैं और लगातार पुलिस की पैनी नजर जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। हालांकि भारी वाहनों और बसों को नो एंट्री यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको लेकर प्राथमिकता यहाँ पर पुलिस की देखने को मिलेगी।
जी देखिए बिल्कुल फिलहाल अभी संघन चेकिंग अभियान से ये सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और तमाम वो इंतजाम को सुरक्षित करने में मदद करता है और कहीं ना कहीं अब निगरानी भी रखी जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो सके। उसको लेकर तमाम दिल्ली एनसीआर की जो पुलिस है, गाजियाबाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली से सटे नोएडा, तमाम दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र लगता है, इनकी जो सीमाएं हैं वो उन सीमाओं पर तमाम नजर बनाए हुए हैं। तमाम आला अधिकारी वहां खुद उपस्थित होकर जमीनी स्तर से वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रूट डाइवर्जन का प्लान लागू किया गया है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में कई रूट्स डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है और लगातार सघन चेकिंग अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। आज भी कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया होगा और ये पाबंदियाँ जो हैं वो कब तक रहने वाली हैं? अजीत, 2 मिनट जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं फिलहाल जो स्थिति है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरी सख्ती जो है वो की हुई है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ तमाम प्रशासन के आला अधिकारी जमीनी स्तर पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना है, कोई बात ना हो जाए, इसको लेकर तमाम व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बरकरार है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। दिल्ली सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। भारी वाहनों और बसों की नो एंट्री लागू कर दी गई है और कल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम समापन होने तक ये पाबंदियाँ लागू रहने वाली हैं। नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टेरिया के गेट नंबर 1 से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं नोएडा प्रभारी कुंवर ब्रजेश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं नोएडा विधायक पंकज सिंह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यात्रा में मौजूद रहे। यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना है। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ही देश के प्रत्येक मंडल में, देश की प्रत्येक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आमजन के सहयोग से विशाल तिरंगा यात्राओं का आयोजन प्रत्येक जगह पर किया जा रहा है। तिरंगा हमारी राष्ट्र। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके में एक बार फिर से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में स्थित सीएनसी लकड़ी कटिंग की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के दौरान दुकान के अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में दम घुटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी शाहबेरी क्षेत्र में आग की बड़ी घटना सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़े बड़े फर्नीचर शोरूम और गोदाम तो बन रहे हैं, लेकिन अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग मामले की जाँच में जुटे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के चर्चित नंगला मंदौड़ पंचायत प्रकरण में आरोपी नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है। वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से पहले आयोजित नंगला मंदौड़ पंचायत से जुड़े 2 मुकदमों को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, वर्तमान मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरिंद्र मलिक समेत कई नेताओं के नाम शामिल थे। आरोप था कि पंचायत के दौरान विशेषज्ञ निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। शासन की संस्तुति के बाद अदालत में मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई और कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए दोनों मामलों को खत्म करने का आदेश दिया। अधिवक्ता श्यामबीर बालियान के
अनुसार ये मुकदमे 31 अगस्त 2013 की पंचायत से जुड़े थे और लंबे समय से अदालत में विचाराधीन थे। अदालत के इस फैसले के बाद कुल 22 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। दंगा 2013 के दंगे में आपको नामजद किया गया था। देखिए, नंगला मोटोड़ में सभा हुई थी। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बहन के सम्मान के लिए दोनों जवानों की हत्या हुई और उसके कारण से बड़ी हिंसा भड़की, सैकड़ों लोगों की जान गई। समाजवादी पार्टी सरकार की दूरदर्शिता, उन्हीं लोगों पर कार्रवाई जिनके परिवार की हत्याएं हुई हैं, अपराधियों को छोड़ना, अपराधियों को संरक्षण, तुष्टीकरण की चरम सीमा, उसी का प्रतिकार करते हुए जब लोगों ने आंदोलन किया तो बहुत सारी हत्याएं हुई, आंदोलन हुए। उसी आंदोलन में सरकार का प्रतिकार हम लोग कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबका दमन करते हुए हम जैसे अनेक लोगों पर मुकदमे कायम करने का काम किया। माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ी लंबी सुनवाई के बाद उस मुकदमे को समाप्त करने का काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी किया। उन्होंने तय किया इस बात को कि हम लोगों को दोष नहीं था, केवल अपनी बात उचित समझ को उठाने का हम काम करें। ये 30 अगस्त 2013 को मलकपुरा में एक कांड हुआ था जिसमें सचिन और गौरव की हत्या हो गई थी। उसके विरोध में एक पंचायत हुई थी 31 अगस्त 2013 को भारतीय इंटर कॉलेज नंगला मोटोड़ में, और उसमें हमारे जिले के सभी नेता और पब्लिक थी। उसमें डॉक्टर संजीव बालियान, उमेश मलिक, हरिंदर मलिक, सुरेश राणा जी, कपिल देव जी, अशोक कंसल जी, यति नरसिम्हा, भारतेंदु जी, श्यामपाल चेयरमैन, बिट्टू और साध्वी प्राची वगैरह काफ़ी लोग थे उसमें, क्योंकि सरकार उस समय सपा की थी और उन्होंने एक फर्जी मुकदमा इन लोगों के खिलाफ लिख दिया था। उसमें 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। उसमें से 14 लोगों में से 11 के खिलाफ एक चार्जशीट और 3 लोगों के खिलाफ अलग चार्जशीट आई थी। वे दोनों मुकदमे अदालत ने कंसोलिडेट कर दिए थे और चूंकि गलती हो गई थी प्रशासन से 188 में भी चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जबकि उसमें केवल कंप्लेन हो सकती है। वहीं ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। थाना सूरजपुर क्षेत्र के मलकपुर गांव स्थित ओम शांति साइबर कैफे में हथियारबंद बदमाश घुस गए और पिस्टल के बल पर करीब 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना दोपहर करीब 3:15 की बताई जा रही है। पूरी वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चाओं में है। वारिसान प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कथित रूप से 200 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर में एक सहायक की तरफ से खुलेआम रुपए लिए जाने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि ये वसूली कानूनगो के सामने ही की जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुढ़ाना तहसील में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोग मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं नोएडा में औद्योगिक विकास को गति देने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। सेक्टर 163 और सेक्टर 164 के बीच स्थित 45 मीटर चौड़ी सड़क पर सर्विस रोड और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कराया जाएगा। प्राधिकरण सेक्टर 164 को एक प्रमुख औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित कर रहा है, जहां 72 औद्योगिक भूखंड प्रस्तावित हैं। बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सड़क के दोनों ओर 3.50 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी, जबकि सड़क के बीच 90 सेंटीमीटर ऊंचा सेंट्रल ब्रिज तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 342.40 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आवंटित किया जा चुका है और अगले 6 महीने के अंदर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र में यातायात अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित होगा। वहीं बुलंदशहर के छतारी कस्बे में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद माहौल गर्मा गया। तो विवाहिता
भारती का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पहासू थाने के सामने शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि भारती की शादी करीब 1 वर्ष पहले कीरतपुर निवासी युवक से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीओ डिबाई समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी बेटी के साथ में यह घटना हुई थी। आज से करीब 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो भी नहीं पाया। उससे पहले ये लोग गए थे, 5 लोग गाड़ी लेकर गए तो हमने बेटी से कहा मैंने कि अब ये मास्टर होती है भैया, हम इस समय नहीं भेजेंगे। तो हमारे गांव के लाला विनोद है और लड़के का मामा का लड़का है, का नाम है रामू। तो रामू ये मतलब गया था तो ये बोला कि बाबा जब लड़की को भेज दो। हमारे गांव के लाला विनोद बोले कि अरे भैया भेज दो, कहाँ से भी तो सब में होती है। तो इन लोगों ने हमारी लाली को भेज दिया, कहलवा करके हम लोगों ने भेज दिया। ठीक है सर, आज 1 महीना नहीं हो पाया। उससे पहले ना हमको कोई सूचना मार किया, ना पीट किया, ना कुछ किया। घटना फांसी दे के मार दिया। अच्छा, कौन लोग हैं मारने वाले? पप्पू है, वो श्याम है और उनकी उमा है और लीलम है। मेरी छोरी को खाने दे रहा बहुत भैया, ये तो बहुत मार रहा हो, ना रोटी खा रहा हो ना खान दे रहा हो चैनते। अब भैया ऐसा तो भाई ने बोल दिया हम भाई आती रोटी ना खाता बिल्कुल। मेरे काले फोन नहीं आओ, मेरे वीडियो कॉल में बात करने का ये बोल रहे। अच्छा, कौन है मारने वाले? पप्पू सिंह, नीलम, श्याम, उमा देवी। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, इसके ससुराल वालों ने सबने साजिश करके अभी 10-15 दिन पहले बुला करके लाए हैं। इसके बहन हुई है, बहन है इसकी, लड़के की, सब लोग बुला करके लाए हैं और इसी साजिश के तहत ही ये मार दी गई लड़की। आप कौन लगते हैं? मैं इसका भाई हूँ बड़ा। हमारी बेटी जा ये घटना हुई कि रोज मार तुम भौजाई आई 3-4 दिन पहले। तो जब से ये रोज मार लगा तो मेरी छोरी मुझसे फोन करके कहती मम्मी आज मारो, मम्मी आज मारो। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, आदमी तो ऐसे मार ही देता है, मैंने कोई बात नहीं, आराम से रहे अपने घर, कोई बात नहीं। फिर कल हमसे परसों बात वही हमारी, तो हमसे जो कह मम्मी या तो तुम बुला ले और वो मार दे तो मेरी बेटा रक्षाबंधन पे मैं बुला लूंगी पापा को भेज के, ठीक है। और फिर परसों के बाद फिर हमारी बात नहीं भैया और इन्हें मार के और लटकाए के आप सब भाग गए और कहा था हमें तो खबर नहीं की है क्या फोन किया हो या कोई बात हो। हमें तो जब जहाँ से चौकी से मतलब थाने से हमारे लिए फोन गया कि भारती के परिवार से हो तुम, तो मेरी हाँ उनकी मम्मी बोले कि ऐसे बात है, जल्दी आ जाओ तुम। वहीं ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में जलभराव की समस्या सामने आने के बाद अब ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन और तकनीकी टीमों ने पूरे परिसर का निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भारी बारिश के दौरान आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा बहकर एयरपोर्ट परिसर तक पहुंच गया था। इसी वजह से अंडरपास की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हुई और पार्किंग क्षेत्र समेत कई हिस्सों में पानी भर गया। अब विशेषज्ञ ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करने का काम कर रहे हैं जिससे बारिश के पानी के साथ आने वाली मिट्टी और मलबे को पहले ही रोक लिया जाए। तो एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में मानसून के दौरान जलभराव की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि यात्रियों और संचालन पर किसी तरह का असर न पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव स्थित कंपोजिट स्कूल में घटिया निर्माण कार्य सामने आने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में निर्माण कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर ठेकेदार की फर्म मेसर्स निरंजन सिंह नागर को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस अवधि के दौरान फर्म प्राधिकरण की किसी भी निविदा में हिस्सा नहीं ले सकेगी और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्कूल परिसर में बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली को बाहरी नाली से जोड़ा ही नहीं गया था।
इसके अलावा जल संग्रहण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली। प्राधिकरण ने पहले फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही फर्म को दिए गए अन्य निर्माण कार्यों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि सार्वजनिक परियोजना में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर नोएडा से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 121 में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर और उसके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किशोर ने सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसके पिता राजू शर्मा का शव घर में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में पिता की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को शक है कि किशोर ने पहले अपने पिता की हत्या की और फिर मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि किशोर और उसके पिता के बीच अक्सर विवाद होता था। स्कूल में दाखिला न कराने और बाहर घूमने फिरने को लेकर दोनों की बीच कहासुनी भी होती रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और मौत की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।